नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स की आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर जी.एल. छत्री जी से, जो कि नमस्कार। पीडियाट्रिशियन है। एमडी किया हुआ है इन्होंने, साथ ही एमएचए यानी मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली से किया हुआ है। लाइफ टाइम मेंबर हैं आईएपी और आईएमए के। साथ ही स्पेशलाइजेशन किया हुआ है न्यू बॉर्न एंड पीडियाट्रिक स्पेशलिटी एंड मॉडर्न वैक्सीनेशन में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि बैकग्राउंड ना होते हुए भी डॉक्टर ही बनना था, ये ख्याल कैसे और कब आया? ये आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है, जी। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते हुए 22 साल हो गए हैं। मगर जिस समय मुझे फील्ड चूज़ करना था, उसमें केवल माँ-बाप बच्चों को 2 चीज़ ही बनाना चाहते थे, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। या इंजीनियर, बिल्कुल। तीसरी चीज़ें कोई सोचता ही नहीं था। चूँकि मेरा फिज़िक्स और मैथ्स बहुत कमज़ोर था, तो उसमें कुछ सोचने का था ही नहीं कि हमको बायोलॉजी लेना है। जी। बायोलॉजी लेना है मतलब डॉक्टर बनना है। और किस्मत ने साथ दिया कि पढ़ते गए और सफलता मिलती गई। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि आपने न्यूनेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। जी। तो ये बेसिकली है क्या? मतलब इसे सामान्य भाषा में किस तरह समझें? जी मैडम, न्यूनटोलॉजी का मतलब होता है जो नवजात शिशु 1 महीने से कम के होते हैं, जी। वो नवजात शिशु कहलाते हैं। जी। और इनकी जो देखभाल होती है, इनका ट्रीटमेंट होता है, बड़े बच्चों से और अडल्ट से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसके लिए आजकल पेडियाट्रिक के बाद की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें केवल न्यूबॉर्न यानी कि जो 1 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उनके बारे में पूरा ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। इस ब्रांच को न्यूनटोलॉजी कहते हैं और इसका एक अलग से ट्रेनिंग होती है। ओह! आपने एक बुक भी में भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, मैनुअल ऑफ न्यूनेटल केयर। तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैडम, ये बुक उस समय की है जब मैं पीजी कर रहा था। तो मेरे मेंटर और गाइड जी। डॉक्टर विजय राजपूत जी। एंड डॉक्टर हेमंत सिंह जो मेरे गाइड थे, जी। उन्होंने एक आइडिया बनाया। क्योंकि उसमें बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। बुक्स थी मगर ऐसी एक सिंप्लीफाइड बुक नहीं थी जिससे कि हर स्टूडेंट को रेडी रेकनर जो बोलते हैं अपन, कि बिल्कुल सिंपल भाषा में जो सबको समझ में आने लगे। जी। कभी कभी हम लोग को भी दिक्कत जाती थी कि टीचर्स हमसे पूछ रहे हैं या हमको खुद कुछ जानना है, तो उसके लिए हमको टेक्स्ट बुक खोल के बीसों पन्ने पलटा के उसको ढूंढना पड़ता जी। था। जी। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, हाँ, तो हमारे गाइड ने डॉक्टर हेमंत जैन सर ने बोला कि अपन को ऐसा बुक बनाना है जिसमें कि रोज़ जो प्रॉब्लम आती है या रोज़ हमको जो देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, वो चीज़ें हम कंसाइज करके बनाएं। तो उस बुक में मैंने कंट्रीब्यूट किया था, जिसका नाम ये है। जी। आपकी 2 और बुक पब्लिश हुई हैं। वो किस टॉपिक पर हैं और कब पब्लिश हुई? जी, ये मैडम काफ़ी बाद में जब मैं प्रैक्टिस में आ गया था, जी। उसके बाद मैंने 2 बुक लिखी हैं। जी। एक है पीडियाट्रिक डायग्नोसिस। इस बुक में वो चीज़ें कवर की गई हैं जो बच्चों के मेडिसिन से रिलेटेड, ये मेडिसिन मतलब ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती जी। हैं। जी। इसको इतना कंसाइज बनाया गया है कि अगर आपने पता लगा लिया कि बच्चे को मलेरिया है, तो मलेरिया में हमको कौन सी दवाई देना है और कितने डोज में देना है और कौन सी देना है, ये चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं। अगर आपको आपने डायग्नोसिस बना लिया तो उसके बाद इस बुक में आपको सब मिल जाएगा। और उसमें ये भी मिल जाएगा कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि हमको XYZ दवाई देना है, तो उसमें किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये भी आपको मिल जाएगा कि उसका टैबलेट है कि सिरप है कि ड्रॉप है, ये पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी। ये स्पेशली उनके लिए हेल्पफुल है जो न्यू कमर हैं, जिनको ये नहीं मालूम होता है कि भाई, हमको मालूम तो है कि मलेरिया के लिए लेरिगो दवाई देते हैं, जी। मगर वो किस नाम से अवेलेबल होगी, कितने पावर की अवेलेबल होगी, और क्या टैबलेट मिलता है उसका, कि सिरप मिलता है कि ड्रॉप मिलता है। तो पढ़ते हुए तो हम ये सीख लेते हैं कि हमको लेरिगो देना है मलेरिया में, मगर उसमें किस रूप में अवेलेबल है और किस नाम से अवेलेबल है, ये पूरा इस बुक में हमने पूरा डिटेल में दिया और बहुत कंसाइज है।
ये बहुत छोटी बुक है और पॉकेट बुक भी बोल सकते हैं, जिससे आपको डे टू डे में बहुत हेल्प मिलती है। जी, यानी कि डिक्शनरी समझ लें, मेडिसिन हाँ, मेडिकल की डिक्शनरी आप डिक्शनरी। समझ सकते हैं। जी, क्या इसमें मात्रा भी दर्शाई गई है कि इतनी एज के वालों को ये बिल्कुल, मात्रा? हमारे जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में हैं, वो वेट के हिसाब से दवाइयाँ चलती हैं। तो उसमें ये बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है कि हमको ये दवा देना है तो उसको 1 किलो में कितना देना है, 1 किलो में इतना देना है तो 10 किलो में कितना होगा, ये पूरा डिटेल में दिया गया है। जी। अ, आप शिशुओं में इस मौसम में होने वाली जो सबसे ज़्यादा बीमारियां, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, इसमें बारिश का मौसम है जी। और बारिश अब काफ़ी अच्छी पड़ने लगी है और स्कूल भी खुल गए हैं। इन दोनों का मिला हुआ असर रहता है। जी। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो उनमें एक प्रॉब्लम होती है, और एक बच्चे को वायरल है या इन्फेक्शन है, चूँकि इसके पहले स्कूल नहीं खुले होते तो सब बच्चे घर में रहते हैं। जी। जब स्कूल जाने लगते हैं तो एक्सपोज़र बढ़ जाता है। एक्सपोज़र का मतलब ये है कि एक ही क्लास में हम एक कमरे में 3 से 4 लोग घर में रहते हैं या कमरे में रहते हैं। जी। मगर स्कूल में एक क्लास में मान लीजिए कि एक ही कमरा है, तो उसमें कम से कम 30 से लेकर 100 बच्चे तक होते हैं। तो उसमें अगर एक बच्चे को सर्दी खांसी है या कोई दूसरा इन्फेक्शन है, तो उसको फैलाने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है और बीमारी होने की संभावना दूसरे बच्चों में बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे स्कूल खुलने के बाद बच्चों में बीमारियां बढ़ जाती हैं। बढ़ती है, बिल्कुल। जी। जी। एक सर्वे में देखा गया है कि लगभग 50 से अधिक अनुवांशिक बीमारियां गर्भ में ही बच्चों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। इससे कैसे बचें? देखिए, जो गर्भ जनित बीमारियां हैं उनसे बचना तो संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। बस हम आजकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि बचने के अलावा हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। जी। अब डायग्नोसिस में 2 फ़ायदे होते हैं कि वो बीमारी कैसी है और उस बच्चे को हमको इस दुनिया में लाना है कि नहीं लाना है। ये 2 डिसीज़न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी। अगर वो बीमारी ऐसी है कि जिसमें कि बिल्कुल हल्का-फुल्का रूप धारण करेगा, जिसमें बच्चे की आगे के समय बहुत बेकार नहीं रहेगा या मतलब वो नॉर्मल लाइफ़ जी सकता है, तो हम उस बीमारी को लेके आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ, जी। बच्चा हो भी जाएगा तो हम उसको कंटिन्यू करें। जी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जी। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर उसको उस बच्चे को हम डायग्नोसिस बीमारी पकड़ने के बाद भी कंटिन्यू करेंगे, तो वो आगे जाके हमारे ऊपर बोझ रहेगा, हमारी सरकार के ऊपर बोझ रहेगा, हमारी धरती के ऊपर बोझ रहेगा। जी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बोझ रहेगा, क्योंकि एक आदमी आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, माँ-बाप होते हैं और बच्चे होते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं। जी। तो उसमें दादा-दादी नहीं होती, नाना-नानी होते नहीं होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते। अगर माँ-बाप हैं और दोनों अगर काम करने वाले हैं, अर्निंग मेंबर हैं, अगर बच्चा ऐसा हो जाता है जो हैंडीकैप हो जाए या जो खुद से अपना डेली का कार्य ना कर पाए, तो फिर वो माँ-बाप अपना कार्य नहीं कर पाएँगे, अर्निंग नहीं कर पाएँगे, तो उसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से 50 प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं। बिल्कुल। घर में पैसा नहीं होगा तो बीवी में झगड़ा होगा, हमारा घर नहीं चलेगा, बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। और जब वो एक एक पूरा व्यक्ति चाहिए उसकी दिन भर केयर हाँ, करने के लिए, फुल टाइम केयर अटेंडेंट। की ज़रूरत जी। पड़ती है उसमें। बिल्कुल। तो ये बीमारियाँ आजकल पेट में ही बहुत सारी बीमारियाँ, ये प्रीनेटल डायग्नोसिस में आता है। बिना बच्चे को बाहर निकाले कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम या तो थोड़ा-सा कुछ जो बच्चे के माँ के पेट में पानी होता है उससे निकालते हैं, या कुछ और दूसरे पार्ट्स होते हैं उसको निकाल के टेस्ट करते हैं, तो उससे डायग्नोसिस बन जाता है। जी। तो जी। डायग्नोसिस के बाद में हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमको आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। जी। उसके लिए भी गाइडलाइन सरकार की हैं, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की गाइडलाइन है कि भाई कब और क्या कर सकते हैं, तो उसको हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। जी, किन कंडीशन में किया जा सकता है अबॉर्शन या जी। फिर? हाँ, तो उसके लिए पूरा गाइडलाइन जी। है जी। कि भाई पर्टिकुलर डेज के पहले हम अबॉर्शन नहीं कर सकते, या उसके बाद कर सकते हैं तो क्या क्या होना चाहिए जिसके कारण हम अबॉर्शन कर सकते हैं। तो अगर उस गाइडलाइन में फिट बैठता है तो फिर हम उसका पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजन ले ले सकते हैं। सकते हैं। जी, बिल्कुल। समय से पहले जन्मे बच्चे को किस तरह की केयर की जरूरत? तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसके कारण भी हैं। उसके कारण ये हैं कि आजकल जो मदर बनती हैं, या तो
ज़्यादातर एल्डरली मदर होती है। एल्डरली मदर होती है, या दूसरा क्या होता है, ओवर कॉन्शियस मदर होती है। पहले के समय में आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट मदर होती थी मगर कोई टेंशन नहीं होता था उनको। हम्म, और आप अपने दादा नानी से पूछेंगे कि हमको तो पता ही नहीं चला बेटा कब बच्चे हो गए हमारे और कब बड़े हो गए। जी बिल्कुल। मगर आज का समय बिल्कुल अपोजिट हो गया है। बच्चा पेट में आता है, माँ इतनी टेंशन में हो जाती है। अगर पढ़ी लिखी हैं, पैसे वाले हैं, तो उनके घरों में आपको इतनी सारी बुक दिख जाएंगी कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जी तो उसमें क्या है, इतना कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि एक बुक बोलती है कि ये खाना चाहिए, दूसरी बुक बोलती है ये नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। और ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इतना कन्फ्यूजन हो जाता है मदर के माइंड में कि वो कभी कभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में चली जाती हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन में चली जाती हैं तो बच्चे का उससे विकास में असर पड़ता है। और मेंटल कंडीशन से जब कभी कभी इसी कारण से बच्चे पूरा ग्रोथ नहीं हो पाते, या तो पूरे दिन का होता है मगर उसका पूरा ग्रोथ नहीं हो पाता, या फिर इसी टेंशन के कारण या दूसरे टेंशन के कारण, या एल्डरली मदर है या फिर यंग मदर है, दोनों के कारण बच्चे जल्दी हो जाते हैं। जब जी जल्दी हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भगवान ने बनाया है कि हमारे बच्चे का ग्रोथ जो है 9 महीने में ही पूरा होगा। जी अगर 9 महीने से 10 दिन पहले भी बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो 10 दिन कम बना हुआ है। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो मेन प्रॉब्लम आम आदमी भी देखते हैं और हम लोग भी उनको समझा सकते हैं। बाकी तो हजारों प्रॉब्लम होती हैं जो हम उनको समझा नहीं सकते। जी सबसे मेन प्रॉब्लम हम जो पेरेंट्स को दिखा सकते हैं कि देखिए आपका बच्चा हुआ है, इसका वजन कम है। एवरेज वेट हम 2.5 किलो के आसपास मान के चलते हैं। जी अगर बच्चा 2.5 किलो से कम है तो उसको हम लोग लो बर्थ वेट, मतलब उसका वजन कम है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा उसका जो जिसके कारण बच्चे को बचाने की संभावना कम हो जाती है, दो पार्ट होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, दो पार्ट जो आप समझ सकते हैं और हम समझा सकते हैं। एक तो उसके फेफड़े का विकास नहीं होता, क्योंकि फेफड़े का काम होता है वातावरण से ऑक्सीजन लेना, फिर उसको शरीर में पहुंचाना ब्लड के थ्रू। अगर फेफड़े का विकास नहीं हुआ है तो ये चीज़ नहीं होगी। अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो शरीर का हर एक भाग डैमेज हो जाएगा। और सबसे जल्दी और सबसे डैमेज होने वाला पार्ट है हमारा दिमाग, जो जिसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, और वो सबसे पहले डैमेज होता है। अगर हमको किसी भी कारण से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो सबसे पहले डैमेज होना चालू होगा हमारा ब्रेन। जी एक तो ये है। जी और दूसरा, ब्रेन जो प्रीमेच्योर बच्चों का होता है, समय से पहले जो बच्चे जन्म जाते हैं, उनका ब्रेन थोड़ा सा डेवलप नहीं होता, तो उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो दो मेन प्रॉब्लम होती हैं, एक तो ब्रेन से रिलेटेड, दूसरा लंग से रिलेटेड। जी आजकल लंग के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, जैसे कि वेंटिलेटर आ गया है जिससे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ आ गई हैं, अगर मैच्योर नहीं हुआ तो दवाइयाँ दे सकते हैं। मगर ब्रेन के लिए हमारे पास आज भी ऐसी ज़्यादा मेडिसिन नहीं है जिसको हम ब्रेन को हेल्प कर सके या उसको रिकवरी में कुछ हेल्प कर सके। जी। एक सवाल मेरे मन में है कि जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, जी तो वो क्या लाइफ लॉन्ग वीक रहते हैं कि पता चला बाकी बच्चों की तुलना में जल्दी सर्दी हो गई, जल्दी फीवर आ गया, जल्दी इन्फेक्शन हो गया, ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है या नहीं? हाँ मैडम, ये आपका प्रश्न अच्छा है। ये 100% बच्चों में नहीं होता। आप तो कभी कभी ऐसा देखेंगे जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा ग्रोथ ले लेते हैं, अगर प्रॉपर केयर उनकी हो जाए। जी तो आप देखेंगे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे जल्दी ग्रोथ लेते हैं, मगर ये हर बच्चे में नहीं होता है। जी मेजोरिटी ऑफ बच्चे कमज़ोर होते हैं, इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जी और उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें हैं, साफ़ सफाई से लेके मेडिसिन, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें मिला के हमको उसके आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो लाइफ लॉन्ग पेरेंट्स और फैमिली को परेशान करते हैं। तो इसका ये मतलब समझ लें कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती जी है या बिल्कुल मैडम, जो मैंने वीक बताया है? ना कि 9 महीने में जो चीज़ डेवलप होती है, अगर वो 8 महीने में बच्चा हो जाएगा तो जो 1 महीने का गैप है जी उसमें जो चीज़ें, जैसे पेड़ हमारा, आम का पेड़ मान लें कि 2 साल में फल देना चालू जी करता है। अगर हम कोशिश करेंगे कि 1 साल में फल देने लगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कमज़ोर है। जी ऐसे बच्चे में रहेगा।
कुछ ना कुछ वीक पॉइंट रह जाएंगे, स्पेशली जैसा आपने पूछा कि उनकी रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, जी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जो 100% बॉडी का पार्ट्स नहीं बने हैं उसमें से एक इम्यूनिटी भी है, तो उससे उसको इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ेगा और ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, इसलिए जी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। ये तो हुई प्रीमेच्योर बेबीज की बात, लेकिन जो पूरे समय में जन्म लेते हैं लेकिन वीक होते हैं, काफ़ी कम वजन होता है, उनके रख रखाव के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, केयर दोनों की सेम रहेगी, कंडीशन बस हो जाती है कि वो पूरे दिन के हुए हैं मगर कमज़ोर हुए हैं, जी और कुछ होते हैं कम दिन के हुए हैं कमज़ोर हुए हैं। केयर पार्ट में दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेडिकल केयर, पर्सनल केयर और हाइजीनिक केयर जी दोनों की लगभग सेम रहती है। हमको उनका खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके मेडिसिन का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 2019 में एक आंकड़ा सामने आया था, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग 30% वैश्विक मौतों के लिए निमोनिया, डायरिया और मलेरिया जिम्मेदार है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपने सही डाटा निकाला है। जी निमोनिया, डायरिया ये बहुत हमारे यहाँ की सबसे कॉमन बीमारियाँ हैं। जी बारिश आते से ही हमारे बच्चों में डायरिया चालू हो जाता है, क्योंकि बच्चे बारिश में खेलते हैं। जी और दूसरा क्या है कि हर जगह गंदगी रहती है, उसका मुख्य कारण है गंदगी। जी बिल्कुल, डायरिया। जी, आप अगर किसी यूरोपियन कंट्री में देखेंगे, वहाँ के रोड में अगर बारिश का पानी बह रहा है तो हमारी नदियों से भी साफ रहेगा। बिल्कुल और हमारा आप देख सकते हैं कि 10 मिनट का पानी होता है, जबलपुर में देख लें, बिल्कुल। 10 मिनट का पानी बारिश होएगी और जो पानी रोड पर आएगा वो काला रहता है। उस पानी से जो एक्सपोज होगा, उस पानी से एक्सपोज नहीं भी हो रहा, जो बाथरूम में उसके कीटाणु मिल जाते हैं, जी घुल जाते हैं, तो उससे बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो हमको ये हमारे एनवायरनमेंट की दिक्कत है और जो अवेयरनेस की दिक्कत है कि जी भाई ये चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। निमोनिया भी वातावरण जनित रोग है, जैसे ही मौसम बदलता है तो उसमें बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि हमारे 50% बच्चे का वेट कम होता है। जी वेट कम होता है तो इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है तो रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। बिल्कुल। प्रीमेच्योर बेबीज में ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता, इस विषय पर आपने रिसर्च करी हुई जी है, जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। प्रीमेच्योर, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीमेच्योर बच्चे वो होते हैं जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं। तो मेरा जो थीसिस का टाइटल था वो आईवीएच, मतलब जो कम दिन के बच्चों में और कम वजन के बच्चों में ब्रेन में खून का थक्का जो जमने लगता है, उसके ऊपर रिसर्च थी। तो उसमें हमने देखा था कि 30% के अप्रॉक्सीमेटली बच्चों में खून का थक्का जमने लगता है। जी वो इसलिए जमता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता, उसकी कुछ लेयर्स होती हैं जो कमज़ोर होती हैं। कमज़ोर होने की वजह से जब तक पेट में रहता है जब तक तो ठीक है, जब पेट से बाहर आते हैं तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ मेडिसिन के फैक्टर और बाकी फैक्टर मिला के उस चीज़ को और कमज़ोर कर देते हैं। तो उसकी वजह से ब्रेन में खून जमने लगता है। जब वो जी खून जम जाता है तो उसकी वजह से उनको ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और आप लोग सब जानते हैं कि ब्रेन हमारा ट्रांसफार्मर है। बिल्कुल। अगर ट्रांसफार्मर किसी कॉलोनी का खराब हो जाएगा तो सब जगह की लाइटें गड़बड़ हो जाती हैं। तो अगर ब्रेन नॉर्मल नहीं होगा तो बॉडी का एक एक अंग, अगर जहाँ पे भी ज़्यादा जोर पड़ा है तो उस जगह पे उसको बच्चे को तकलीफ होगी, लकवा लग सकता है, जी बोलने में तकलीफ आ सकती है, देखने में तकलीफ आ सकती है, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। जी। आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन कितना कारगर है? वैक्सीनेशन आज के समय में बहुत ज़रूरी चीज़ है और पेरेंट्स इसमें अवेयर भी हो रहे हैं। और वैक्सीनेशन कवरेज बहुत बढ़ रहा है, गवर्नमेंट में भी बढ़ रहा है, प्राइवेट में भी बढ़ रहा है। जी तो उसमें वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा रोल है। अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें टाइफाइड हो रहा है और पीलिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये दोनों बीमारियां वैक्सीन से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और हमारे पास जितने भी केस आते हैं उसमें से 90% केसेस में आप अगर पूछेंगे, अगर कोई डायरिया टाइफाइड वाला आया या पीलिया वाला, तो और 90% पेरेंट्स बताएंगे कि हमारे बच्चे को ये टीके नहीं लगे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो ये 90% केस भी हमारे पास नहीं आएंगे, केवल 10% होंगे जिनको ये बीमारियां होंगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट
in the life of children. जी। एक और यहाँ डॉक्टर साहब बात आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन होते हैं और प्राइवेट वैक्सीनेशन, तो क्या ये इनमें कोई अंतर होता है? अक्सर लोगों को ये शंका होती है कि गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन बता दिए हैं बस वो करवा लिया मतलब सफिशिएंट है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये आप बहुत अच्छा पूछ रहे हैं मैडम। इसमें ये मैं बोलना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट कर रही है और जब तक कर रही है वो तो अच्छा कर रही है, जी। और इसमें 2-3 साल से तो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी। बस उसमें एक प्रॉब्लम है कि जो वैक्सीन गवर्नमेंट कर रही है वो जन्म से लेके मान के चलिए अब 1.25 साल तक कर रही है। जी। तो इतने बीच में कुछ वैक्सीन होते हैं जो गवर्नमेंट नहीं लगा रहे हैं, जी। मगर जो वैक्सीन लगते हैं वो जन्म से लेके 15 साल तक लगते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा गैप है। गवर्नमेंट लगा रही है 1 दिन से लेके 1.5 साल तक, और जो वैक्सीन लगना है 1 दिन से लेके 15 साल तक। तो कुछ 10% टीके होते हैं जो 1.5 साल के पहले गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, और उसके बाद के 100% टीके गवर्नमेंट नहीं लगा रहे हैं। जी। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, चिकन पॉक्स है, जी। हेपेटाइटिस ए है, फ्लू है, ये सब टीके गवर्नमेंट नहीं लगा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर जो बच्चियों में लगता है, जी। रेबीज़ है, ये सब टीके गवर्नमेंट नहीं लगा रही है। तो हमारा आप लोग को ये मैसेज है कि गवर्नमेंट में जाइए, सब टीके लगवाइए जो भी गवर्नमेंट लगा रही है। बस आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे ये पूछना है कि डॉक्टर साहब ये हमारा कार्ड है, गवर्नमेंट में हमने लगाए हैं, जी। कौन कौन से टीके हमारे बच्चे के बाकी हैं, तो वो हम आपके पास लगाएंगे, तो आपको पूरा कवरेज मिलेगा। अभी हमारे हिसाब से 20% कवरेज होता है, 80% कवरेज आपको नहीं मिल पाता। जी। तो इससे आप अपने फैमिली डॉक्टर पे पास जाइए और उनसे कंसल्ट करके जो नहीं लगे हैं वो उनसे लगवाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने समझाया। आज हमारी आम जनता जो भी देख रही है वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएगी। अक्सर क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में इस चीज़ को लेकर कि गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग चुके हैं मतलब सारा हमारा वैक्सीनेशन का हाँ काम हाँ खत्म हो चुका जी है। जी, एक्चुअली क्या जी। है, जो वर्कर हैं, जी। गवर्नमेंट वर्कर, वो भी, मैं तो रोज प्रैक्टिस में देखता हूँ, वो ये बोल देते हैं कि सब लग गए। सब वो सब लग गए से उनका मतलब होता है कि हमने इस उम्र का पूरा लगा दिया। जी, वो जो कार्ड है उसमें हाँ जितना है वो लग चुका है हाँ, यानी उनके सारा लग हिसाब गया। से सब लग गए। जी। गवर्नमेंट, हमारे ये भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको ये भी ट्रेंड करें कि ये इसके बाद भी लगते हैं वो बोलें कि भाई जो हमारे यहाँ नहीं लग रहे, एक सेंटेंस ये जरूर बोलें जी। कि जो नहीं लगे हैं अपने पीडियाट्रिशियन से समझ के लगवा लें। वो बिल्कुल। ये चीज बोल देते हैं कि सब लग गए, तो वो समझते हैं कि सब लग गए, पर उसके बाद वो उनको जब याद आता है, जब उनको बीमारी होती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो समझाता है कि आपके बच्चे को ये टीके नहीं लगे इसलिए बीमारी हुई है। बिल्कुल। ये बताइए कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए माता-पिता को क्या सावधानी रखनी जी, चाहिए? सावधानियां तो बहुत सारियां हैं, मगर उसमें मेन समझदारी ये रहती है कि सबसे मेन कि हमको साफ सफाई का ध्यान रखना है। जी। साफ सफाई प्रायोरिटी में आता है। दूसरा, बच्चे बीमार ना पड़ें उसके लिए हमको उनको खान पीन पे ध्यान देना चाहिए। उनको हरी सब्जियां अच्छी खिलाएं, फल फूल ज़्यादा खिलाएं, और न्यूट्रिशन का ध्यान दें। जी। और तीसरी गलती जो माँ बाप करते हैं, बच्चा कभी बीमार पड़ता है तो उसको 3 स्टेप में वो ट्रीटमेंट लेते हैं। पहले स्टेप में डॉक्टर छत्री को उनने दिखाया, पुराना पर्चा रखा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पर्चे के ऊपर लिख देते हैं सर्दी बुखार। मतलब ये सर्दी बुखार जब भी होगा तो हमको बच्चे को ये दवा देनी है। जी। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि जो बच्चों में दवाई दी जाती है बच्चे के वजन के हिसाब से और मौसम के अनुसार दी जाती है, और तीसरा क्या कीटाणु हो सकते हैं ये डॉक्टर डिसाइड करता है। उनने तो लिख लिया सर्दी खांसी उल्टी दस्त, तो वो देते हैं। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर दूसरे दिन वो मेडिकल स्टोर से बोलेंगे भैया ये हमारे बच्चे को दस्त हो रहा, दवाई दे दो। अगर उससे भी आराम नहीं लगा तो फिर 3-4 दिन बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जी। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर साहब ये बच्चे को हमारे को ये तकलीफ है, डॉक्टर साहब बोल देते हैं हाँ दवाई ले लो। फिर 2 दिन में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब इसको तो आराम ही नहीं लग रहा है। भाई कैसे आराम लगेगा, आपने 4 दिन तो वैसे ही वेस्ट कर दिए, बीमारी इतनी बढ़ा दी। अब वो जो 4 दिन की बीमारी है तो उसको ठीक होने में भी 4-5 दिन लगेंगे। तो कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, सेल्फ डायग्नोसिस की, गूगल डायग्नोसिस की कोशिश ना करें। देखिए, हो सकता है आपका 200-400 रुपये का खर्चा ज़्यादा रहे,
मगर आप परेशानियों से बचेंगे और अपने बच्चे को खतरे में नहीं ले जाएंगे। कभी कभी 100 में से एक आध बच्चे ऐसे भी आते हैं जो इतने सीरियस होके आते हैं, वो केवल इसलिए होके आते हैं कि उनने सेल्फ ट्रीटमेंट किया है। और एक चीज मैं बहुत और भी आपको बताऊं, अगर ये सेल्फ ट्रीटमेंट और गूगल डायग्नोसिस बंद हो जाए तो जो आधे हॉस्पिटल, आधे तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ 20% हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कैसे बंद हो जाएंगे? भाई आप सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करोगे, सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करोगे, तो आपका मरीज बिगड़ेगा नहीं। जब बिगड़ेगा नहीं तो अस्पताल नहीं जाएगा, अस्पताल नहीं जाएगा तो अस्पताल की ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ेगी, तो 20% ऑक्यूपेंसी वैसे ही कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अब एक पर्सनल सा सवाल मैं आपसे जी पूछूंगी, जैसा कि हमको पता है कि आपको फोटोग्राफी और गार्डनिंग का काफ़ी शौक है, जी। इसके अलावा फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते मुझे फ्री टाइम में घूमना बहुत पसंद है। हैं? मेरे को जब भी मौका मिलता है, मैं बाहर जाना या जबलपुर के लोकल जगह जाना बहुत पसंद करता हूँ मैं। जी और आउट ऑफ इंडिया मैं यूरोप घूम चुका हूँ, थाईलैंड घूम चुका हूँ, रसिया घूम चुका हूँ। जी मतलब हमको, मेरे को जब मैं 6 महीने में एक बार घूमने जरूर जाता हूँ। आई रियली एन्जॉय आउटिंग, चाहे वो जबलपुर का हो, हिंदुस्तान का हो या बाहर का हो। बिल्कुल, हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छा है। जी जी। तो मेंटल रिलैक्सेशन आप कभी जी भी जाइए, बिल्कुल। कहीं भी जाइए, जी जी अपने रूटीन से हट के जाएंगे और जो आपका हॉबी है उसमें आप जाएंगे तो यू विल रियली फील रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आप लोगों ने बुलाया इसके लिए मैं आभारी हूँ। जी, और आप लोग ये शेयर करें, पब्लिक इसको बिल्कुल। यूज़ करें। जी, मैं प्रार्थना करता हूँ। जी, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर जीएल छत्री जी से, जिन्होंने नवजात शिशुओं से लेकर बड़े बच्चों तक भी काफ़ी बीमारियों के बारे में हमें बताया, उनकी क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो हमें बताया और किस तरह के उपाय करने चाहिए ये भी हमें बताया। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।